नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और टीवी9 भारतवर्ष के इस खास और लाइव बुलेटिन में जो देश के दुश्मनों के खिलाफ है, सीधे एलएसी से है ये लाइव बुलेटिन। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चीन न सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, लेकिन भारत के अलावा हांगकांग और ताइवान जैसे देशों के खिलाफ भी साजिश लगातार कर रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताइवान को लेकर चीन लगातार, कल भी चीन ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। 18 फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में गए और आज एक बार फिर चीन ने यही किया है। 19 फाइटर जेट ताइवान के अंदर गए हैं चीन की तरफ से। ताइवान लगातार इन्हें खदेड़ रहा है, लेकिन चीन बाज नहीं आ रहा है। हम आपको ये सब बताएंगे और टीवी9 भारतवर्ष ने आपको पहले ही बता दिया था कि अगले 24 घंटे बहुत अहमियत रखते हैं ताइवान और चीन के संबंधों के बीच, और कभी भी ये पूरे जो हालात हैं बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि चीन अमेरिका के साथ भी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है, लेकिन ताइवान से वो पीछे नहीं हट रहा है। क्या कुछ होगा इसके बारे में बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। जो एनआईए की देश में छापेमारी चल रही है, उससे बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अल कायदा की देश के खिलाफ जो बड़ी साजिश थी, उस साजिश को नाकाम कर दिया गया है, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे जुड़ी बड़ी खबर भी बताएंगे। एक और सिख लड़की को अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन किया गया है। तो ये सब कुछ होगा देश के दुश्मनों के खिलाफ। ये लाइव बुलेटिन एलएसी से आप देखेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे इस बुलेटिन में। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल शशि अस्थाना, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। कर्नल आरएसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और प्रोफेसर दीपक हमारे साथ मौजूद हैं जीएनयू से, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, उसके चेयरपर्सन हैं। तो इन सब मेहमानों से हम खास बातचीत करेंगे और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जो यहीं पर एलएसी से ही लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार यहां से जानकारी दे रहे हैं, आपको लगातार यहां से बता रहे हैं कि क्या कर रहा है चीन। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। मेहमानों के पास भी जाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरह से चीन ताइवान में घुस रहा है बार बार। चीन ने एक बार कल उल्लंघन किया और इससे पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन चीन कैसे ताइवान में गया है। पहले चीन ने कल 18 फाइटर जेट भेजे थे, लड़ाकू विमान भेजे थे, और आज 19 लड़ाकू विमान लेकर ताइवान में घुस गया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन, ये बड़ी खबर है। और आज के दिन की बड़ी खबर है चीन की हरकतों पर, जो जिस तरह से चीन आगे बढ़ रहा है। ताइवान पर अमेरिका से भिड़ने को तैयार है चीन, ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा है और चीन भी आगे बढ़ रहा है लगातार 16 घंटे में। और जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ, 16 घंटे में दूसरी बार ऐसा किया है चीन ने कि वो ताइवान के एयर स्पेस में घुसा है। कल 18 फाइटर जेट भेजे और आज 19। चीन लगातार वो कर रहा है जो वो कह रहा है, लेकिन क्या होगा इसका नतीजा, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। कल 18 और आज 19 चीनी विमान ताइवान में घुसे हैं। हमारे साथ मनीष झा भी बने हुए हैं। मनीष, चीन ताइवान में जो कर रहा है वो लगातार दिख रहा है। कल 18 विमान गए, आज 19 विमान गए, लेकिन चीन क्या उस हद तक भी जाएगा जो चीन का सबसे बड़ा सपना है, या इस वक्त जा सकता है? देखिए सुमेरा, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अब पूरी दुनिया की नजर में चीन को खुद अपनी काबिलियत और खुद अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है, और यह दिखाना है कि क्या वो महज गुर्राता रहता है या वाकई में वो कुछ कर सकता है। क्योंकि अब तक वो खुलकर ताइवान को, अमेरिका को चेतावनी दे रहा था कि अगर अमेरिका से जो सीनियर मंत्री ताइवान पहुंचेंगे तो चीन आक्रमण करेगा। लेकिन अब जबकि ताइवान में अमेरिका के सीनियर मंत्री मौजूद हैं, कल उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, आज नेशनल मेमोरियल का दौरा कर रहे हैं, और अब चीन को डर यह है कि कहीं अमेरिका के विदेश या रक्षा मंत्री भी ताइवान अगले कुछ दिनों में ना चले जाएं। तो चीन क्या डराने के लिए 18-19 फाइटर जेट पिछले 24 घंटे में कई बार भेज रहा है, बल्कि सो कॉल्ड जो वो ताइवान स्टेट का मिडिल लाइन है उसको भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ताइवान की एयरफोर्स चाइनीज फाइटर जेट को खदेड़ कर भगा दे रही है। अब इस ऐसी स्थिति में चीन के सामने बहुत ही कम विकल्प बचे हैं, क्योंकि अब चीन को यह दिखाना है कि चीन कुछ कर सकता है या नहीं। और ऐसी स्थिति में अब जबकि ताइवान, अमेरिका,
जापान, साउथ चाइना सी और लद्दाख में भारत के साथ कई सारे फ्रंट खुल जाने की वजह से अभी तात्कालिक फायदा तो सुमेरा मुझे यही लग रहा है कि भारत को बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगले 1-2 दिन में जब बातचीत होगी तो आप देखेंगे कि चीन का रुख भारत के साथ बातचीत में नरम रहेगा, क्योंकि सारा ध्यान अब ताइवान की तरफ केंद्रित हो रहा है चीन का। और ये बहुत अहमियत रखता है। एक भारत को एडवांटेज है एलएसी पर, भारत के पास जो जगह है, जिस पोस्ट पर भारत के जवान मौजूद हैं, हम चीन से 19 हैं और इस वजह से हमें मैदान में, जो जंग का मैदान है यहाँ, वहां पर हमें एडवांटेज है चीन पर। दूसरी तरफ चीन ताइवान में घिरता जा रहा है और अमेरिका उसके सामने एक चुनौती की तरह खड़ा है, तो इस वजह से भारत के पास अब डबल एडवांटेज फिलहाल दिखाई दे रहा है जिस तरह के हालात हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, उन्हें भी मैं इसी मुद्दे पर शामिल कर लेती हूं अपने साथ, और शामिल करूं उससे पहले अभिषेक से एक बार बात कर लेते हैं। अभिषेक, ये दोनों बातें अगर मिल जाती हैं और फिर 1-2 दिन में जब बात होती है चीन के साथ, तो भारत के पास ज्यादा एडवांटेज होगी बातचीत करने के लिए, क्योंकि यहां भी हम मैदान मार चुके हैं, आगे हैं हम उनसे एडवांटेज की पोजीशन में, और ताइवान में घिरा है चीन। अभिषेक। देखिए सुमेरा, मनीष का ये कहना एकदम सही है कि ये दबाव बनेगा चीन पर, और दबाव इसलिए बनेगा क्योंकि ताइवान का मसला ही नहीं है, ताइवान के पीछे अमेरिका भी खड़ा है। और दूसरी बात ये है कि चीन की जो स्थिति लद्दाख में हो गई है वो बहुत फंसा हुआ मामला है। हम जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर आप ये मान लीजिए कि पूरा जो 1547 किलोमीटर की एलएसी है वहां पर अब चीन के पास कोई चांसेस नहीं बचा हुआ है। सारी स्ट्रेटेजिक हाइट्स हमने अपने डोमिनेंस में कर रखी हुई है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि वो या तो वो युद्ध की ओर बढ़े। हम देख रहे हैं कि इन सर्दियों में वो उसकी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन उसके लिए मुफीद नहीं है। तो इसमें दो राय नहीं है कि अब जब जो अगली ये ब्रिगेड कमांड लेवल पर अगली बातचीत की बात जो चल रही है, उस बातचीत में ये माना जा सकता है कि भारत का पलड़ा भारी रहेगा और चीन के पास चूंकि विकल्प कम होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की वो कोशिश भी करे। सुमेरा। जी हाँ, और ये बड़ी बात है कि अब क्या बीच का रास्ता भी कोई निकल सकता है, क्योंकि चीन घिरता जा रहा है। लेकिन चीन बहुत हद तक घिरा हुआ था। चीन ऐसे मामलों से बाहर निकलने के लिए क्या रणनीति इख्तियार करता है, उसके बारे में बात करेंगे। कर्नल RSN सिंह, चीन साउथ चाइना सी में तो पहले से घिरा हुआ है, ताइवान को लेकर, हांगकांग को लेकर उसके विवाद लगातार चल रहे हैं। उसके बावजूद कोरोना को लेकर दुनिया में उसकी क्या छवि है, फिर भी उसने LAC पर जुर्रत तो की। तो चीन किस नजरिए से आगे बढ़ता है? चीन की जो ये टैक्टिक्स हैं डिली डाली करने की, ये ऐसे ही चलती रहेंगी क्या? देखिए, मैं आपके यहाँ एक डिफेंस एनालिस्ट की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजिक अफेयर्स का जानकार हूँ। और यूं ही नहीं, मैंने देखिए एक किताब आज से 7-8 साल पहले लिखी थी ये किताब, ठीक है। इसमें मैंने ताइवान भी कवर किया है। तो मैंने शुरू से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पूरा किस्सा जो आप देख रहे हैं लद्दाख में, इसकी जड़ जो है वो ताइवान है। इसकी जड़ में ताइवान है। ताइवान में इलेक्शन था, जो प्रेसिडेंट साई हैं अपने जब वो इलेक्टोरल प्लैंक उन्होंने किया था कि वो वन कंट्री टू सिस्टम्स में वो विश्वास नहीं करती, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करती हैं। और उसी समय इन्होंने ये कोरोना वायरस का बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया। और उसके बाद आपको मालूम है किस तरह से 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर एफ्लिक्ट हुए उस कोरोना वायरस और हमारे यहाँ पहुँच गई। तो जो भी आप लद्दाख में आप देख रहे हैं, ये सब ये कहीं ना कहीं ताइवान और साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ है। और मैं हर जो एक्सपर्ट आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसके आगे विश्लेषण करें कि क्या होगा। पहले अपने माइंड में हम लोगों को ये साफ करना ज़रूरी है कि लद्दाख में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है चाइना का। बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई युद्ध होता नहीं है। तो क्या उसका ले ऑब्जेक्टिव है? इम्पॉसिबल। उसका ऑब्जेक्टिव था आपको डराना, इंटिमिडेट करना, ताकि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंटरफेयर ना करें और आप इधर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा ना बने। तो अब देखिए, जब ताइवान में ये सब हो रहा है तो आप देखिएगा कि पूरे जो डायनेमिक्स में है उसमें बदलाव आएगा इसमें पूरा। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति है। जब भी कोई डिग्निटरी आता है यूएस में, ताइवान में विजिट करता है, तो इनका जो एग्रेसिव मनूवर है ये चाइनीज का बिल्कुल। RSN सिंह जी, और अपने दर्शकों को, सर मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ।
हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, जो आप कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं ये बहुत खराब हैं, दरअसल अमेरिका और चीन के बीच टक्कर है ये। ताइवान से सिर्फ टक्कर नहीं है, युद्ध भयंकर और अमेरिका और चीन में टक्कर। गुआम बेस पर अमेरिका का युद्धाभ्यास चल रहा है। क्यों हम कह रहे हैं टक्कर है, उसकी वजहें आपको बताते हैं। गुआम बेस जो है अमेरिका का, वहां पर अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहा है। 11,000 अमेरिकी सैनिक वहां पर वॉर ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने 100 विमान और युद्धपोत को गुआम में तैनात किया है। साउथ चाइना सी में भी अमेरिका के जवान तैनात हैं, युद्धपोत मौजूद हैं। अमेरिका और भारत की एकजुटता है जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है साउथ चाइना सी में भी, और अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। ताइवान में अमेरिका के दखल से भी लगातार चीन नाराज है, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक नहीं दो बड़े अधिकारी पिछले 2 महीनों में ताइवान का दौरा कर चुके हैं और चीन इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। उसके बाद चीन अपने फाइटर प्लेन भेज रहा है। एक और बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि चीन और ताइवान में तनातनी जो है उसको लेकर कैसी जानकारी हमारे पास आ रही है। बड़ी तैयारी के साथ ताइवान में घुसे हैं चीनी फाइटर जेट, ये जानकारी मिल रही है। ऐसे ही नहीं, 19 फाइटर जेट को किसी एयर स्पेस में भेजना, बड़ी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। चीन के 12 J-16 फाइटर जेट ताइवान में घुसे, 2 J-11 हैं और 2 H-6 बॉम्बर भी ताइवान की सीमा में। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी चीनी फाइटर्स के साथ है। ताइवान को डराने के लिए जिनपिंग ने अपने फाइटर जेट भेजे हैं, लेकिन क्या ताइवान डर रहा है? ये बड़ा सवाल है। ताइवान डर नहीं रहा है क्योंकि ताइवान बहुत अच्छे से समझता है चीन को, और चीन को अब अपने आप को साबित करना होगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि चीन और ताइवान में दरअसल तनातनी क्यों है, ताइवान और चीन के बीच जो ये तनातनी है वो क्यों है, इसको जानने के लिए सुनिए। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और कहता है कि ये चीन का ही हिस्सा है ताइवान। ताइवान पर किसी तीसरे देश के दखल का विरोध लगातार चीन ने किया है, और अमेरिका के मंत्री कीथ क्रेच के ताइवान दौरे से चीन भड़का हुआ है, क्योंकि कीथ क्रेच को मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी माना जाता है, अंडर सेक्रेटरी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। ताइवान की डिफेंस की तैयारी को आक्रामक एक्शन माना है चीन ने। जो ताइवान तैयारी कर रहा है, जो ताइवान डील कर रहा है, उसे चीन कह रहा है कि आक्रामक तैयारी है। राष्ट्रपति त्साई इंग वेन के मिसाइल बेस के दौरे से और ज्यादा बौखला गया चीन। ताइवान को अमेरिका के साथ घातक हथियार देने से चीन परेशान है और चीन की बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। अमेरिका से क्रूज मिसाइल, ड्रोन और प्लेन ताइवान को मिलेंगे, डील हो चुकी है और इसको लेकर चीन ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। ताइवान को डराने के लिए साउथ चाइना सी में चीनी नेवी जमी हुई है और लगातार जो हम बता रहे हैं आपको, कल भी ये किया गया, आज भी ये किया, इससे पहले भी ये किया है चीन ने कि अपने फाइटर प्लेन्स को भेजता है चीन के अंदर। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र कुमार जी, ये जो चल रहा है चीन और ताइवान के बीच, चीन ये कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, कोई तीसरा देश दखल ना करे, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से यहाँ डटा हुआ है और अमेरिका कितना गंभीर है इस बात को लेकर, वो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 2 महीनों में 2 बड़े अधिकारी अमेरिका के ताइवान का दौरा कर रहे हैं, जिसका विरोध चीन कर रहा है। तो दरअसल ये रिश्ते किस ओर जा रहे हैं अमेरिका और चीन के? चीन के ताइवान के रिश्ते आज 1950 से लेकर अब तक चीन कहता रहा है ताइवान हमारा एक जो अभिन्न अंग है, सूनर लेटर वो हमसे जुड़ेगा, मदरलैंड से जुड़ जाए, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आप देखिए 1950 से अब तक जितने देशों के रिश्ते थे ताइवान के साथ, हल्के हल्के करके सारी कंट्री जो है उस नंबर घटते बहुत कम हो गया। एक जमाने 30 से ज़्यादा कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ अब नहीं है। यस, ताइवान को सपोर्ट करता है यूएसए, पर आजकल जो कुछ हो रहा है उसका और रिश्ता भी जो यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन है उससे जुड़ा हुआ है। ट्रम्प साहब की इमेज एक जो है रोबस्ट लीडर जो बात डिफेंड करेंगे अपना लाइज को, उसको इमेज को प्रोजेक्ट करने का भी एक तरीका है कि आप यहाँ पे काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए। पर मैं ये नहीं मानता कि जो कुछ ताइवान में हो रहा है उससे हमारा जो LAC में जो प्रॉब्लम है उसमें चाइना कुछ सॉफ्टनेस दिखाएगा। आप पिछले 3 दिन से 4 दिन से देखिए, डिफेंस मिनिस्टर्स हमारे मिले, फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे मिले, कोर कमांडर 6 बार मिल चुके हैं। चाइनीज लोग क्या कह रहे हैं, जिससे एंगेजमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने थर्सडे को कहा था कि इंडिया मस्ट करेक्ट मिस्टेक, जो मिस्टेक कर रहे हैं। कोई भी उन्होंने स्टेप्स को आंते पर जाने की कहीं कोई बात नहीं हो रही। आप ठीक है, हमने हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, हमारे आर्मी को कॉम्प्लीमेंट जाता है, ये एडवांटेज हमको है। और देप्सांग में क्या हो रहा है,
देप्सांग हम अप्रैल से अब तक कभी पेट्रोल नहीं कर पा रहे, तो काफी जटिल समस्या है। अभी हमें ये नहीं सोचा ताइवान ये एक अहम बात कह रहे हैं सुरेंद्र जी जो आप कह रहे हैं वो काफी अहमियत रखता है। इस पर बात करेंगे कि क्या ताइवान में जो हो रहा है उसकी वजह से चीन यहाँ पर LAC पर किसी तरह की नरमी या किसी तरह का सोच विचार अपनी पोजीशन पर लेगा या नहीं लेगा, इस पर मैं बात करूंगी आगे। हमारे साथ प्रोफेसर दीपक भी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें अपने दर्शकों को, बड़ी खबर ये आ रही है कि ताइवान चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार है। ताइवान भी पीछे नहीं हट रहा है। अगर चीन घुस रहा है ताइवान के स्पेस में तो ताइवान भी पूरी तरह से तैयार है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। अमेरिका का सहारा है ताइवान को, अमेरिका के सहारे ताइवान जवाब देने की तैयारी में है। ताइवान के सभी फाइटर जेट अलर्ट पर हैं चीन को जवाब देने के लिए। ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। चीन के संभावित हमले के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। तो चीन अगर ये कह रहा है कि वो ताइवान में वो करता रहेगा जो वो कर रहा है, तो ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी भी सूरत में पूरी तरह से तैयार है। तो मुंह तोड़ जवाब देगा ताइवान, ये तैयारी ताइवान में दिख रही है साफ तौर पर। ताइवान पहले से ही चीन के एयरक्राफ्ट को चेतावनी देता रहा है जब भी वो ताइवान के एयर स्पेस में आए हैं। चीन को ताइवान ने सीमा पार ना करने की वार्निंग दी है, बार बार दी है, हर बार दी है। अमेरिकी जेट और मिसाइलें मिलने के बाद ताइवान हमला भी कर सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा, हमला भी कर सकता है जब उसे अमेरिका से मिसाइल मिल जाएंगे और जेट मिल जाएंगे। पल भर में चीन को तबाह करेगा। इस तरह की मिसाइलें मिल जाएंगी अमेरिका से ताइवान को। ये डील हुई है और इसी डील को चीन सही नहीं मान रहा है। चीन इसी डील के खिलाफ बात कर रहा है लगातार। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से इस पर बात करते हैं। पहले मेजर जनरल शशि अस्थाना जी, ये जो ताइवान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, क्या ताइवान सामना कर सकता है चीन का अगर इस तरह के हालात बनते हैं जैसे अभी लग रहे हैं कि बन सकते हैं? देखिए मेरा आपने सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं ताइवान में रह के आया हुआ हूं और मैंने ताइवान को बहुत करीब से देखा है और उसी मुताबिक मैंने इसके ऊपर काफी सामरिक लेख भी लिखे हैं। ताइवान की जहां तक बात है, चीन ताइवान के ऊपर हमला नहीं करे, ये यूनाइटेड स्टेट्स की रेड लाइन है। जो आप देख रही हैं खबर में, ये चीन का एक तरीका है अपना रोष व्यक्त करने के लिए, क्योंकि अमेरिकी जो डिप्लोमेट हैं वो वहां मौजूद हैं। जहां हमला नहीं करने के क्या कारण? सबसे पहली बात, हालांकि जितना मर्जी चीन बोलता रहे, ताइवान के ऊपर हमला करने से, ताइवान में भी हान चाइनीज हैं, 96% हान है, चीन में भी 96% हान है। ताइवान का ट्रेड सरप्लस 60 बिलियन से ज्यादा है। ताइवान के प्रेसिडेंट आज नहीं, बहुत पहले से बोल रही हैं, जब से वो इलेक्ट होके आई हैं, कि मैं 1 कंट्री 2 सिस्टम नहीं मानती। अगर ये हमला करना था तो ये बहुत पहले कर चुके होते, लेकिन ये अमेरिका की रेड लाइन है। अमेरिका ने पहले ताइवान रिलेशन एक्ट साइन किया, फिर ताइवान ट्रेवल एक्ट साइन किया और अभी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट साइन किया है। और इस एक्ट का मतलब है कि अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है तो वो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। और इसको मद्देनजर रखते हुए चीन को 50 बार सोचना पड़ेगा वहां पर करने के लिए। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, चीन के एक मेजर जनरल स्ट्रेटेजिक सामरिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा था और उसी टाइम में मेरा लेख भी वहां पर पब्लिश हुआ था। तो इस चीज को जो कैलकुलेशन है उनके मुताबिक भी ये कैलकुलेशन थी, सुन लीजिए आप मेरी बात पूरी। उनके मुताबिक ये कैलकुलेशन थी कि कॉस्ट बेनिफिट वाइज चीन के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट ऑफ अटैकिंग ताइवान जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और उनका अपना इंटरनल सिस्टम, जो डेमोक्रेसी की हवा जो उड़ के आएगी चीन के अंदर, वो शी जिनपिंग के बस की बात नहीं है संभालना। इसलिए बहुत ज्यादा, और हान चाइनीज मरेंगे, दोनों साइड शादियां हो रखी हैं आपस में, तो ये इतना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चीन ताइवान का डिफेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने कर दिया है और उन्हें मालूम है कि एम्फीबियस ऑपरेशन जो है वो करना बहुत मुश्किल है। चीन के लिए बहुत आसान है कि भाई हवाई जहाज उड़ा के और वापस आ जाओ, और हवाई जहाज को वो ट्रैक कर रहे हैं। तो ये रही ताइवान की बात। दूसरी बात, मैं सहमत हूं आपके, लेकिन जो अभी ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं वापस आती हूँ आपके पास सर, मैं वापस आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल ये जानकारी मिल रही है और लगातार ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जिस तरह का तनाव बना हुआ है, जल्द ही युद्ध में बदलेगा चीन और ताइवान का तनाव। क्या ये युद्ध में बदल सकता है? और जिसके बारे में अस्थाना जी भी कह रहे थे कि नहीं, ये युद्ध में नहीं बदलेगा,
ये सिर्फ चीन की पोस्चरिंग है, लेकिन बड़ा सवाल है जरूर जिस तरह के तनाव है, क्या ये युद्ध में बदलेगा? चीन ताइवान के बीच अगले 24 घंटे बहुत अहमियत रखते हैं। क्या चीन सिर्फ यही करता रहेगा या इससे आगे भी बढ़ेगा, या ताइवान की तरफ से कोई कदम होगा? ये देखना बहुत अहमियत रखता है। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन, ऐसी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी मंत्री के ताइवान दौरे से क्योंकि चीन बौखलाया हुआ है बुरी तरह से, मीटिंग के वक्त चीनी एयरफोर्स की कार्रवाई संभव है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। और इसी वजह से हम आपको कल से ही कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत अहमियत रखते हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत अहमियत रखते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को जानना और समझना कि क्या ये युद्ध में बदल जाएगा चीन और ताइवान का। लेकिन चीन के निशाने पर ताइवान है, चीन लगातार निशाने पर लिए हुए ताइवान को। ताइवान स्ट्रेट के पास पीएलए का युद्ध अभ्यास जारी है और ये जो चीन की तरफ से किया जा रहा है वो बहुत बड़ा संकेत है। ताइवान की सीमा में नजर आए हैं बार बार चीनी बॉम्बर। ट्रंप के अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच का ताइवान दौरा चीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ है। कीथ के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। कीथ के ताइवान दौरे से बौखलाहट में 2 महीने में, क्योंकि 2 बार बड़े अधिकारी ताइवान का दौरा कर चुके हैं अमेरिका के, इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है बुरी तरह से और इस तरह की हरकतें लगातार चीन की तरफ से हो रही हैं। ताइवान के सहारे चीन का अमेरिका को भी सीधी चुनौती देने की कोशिश है। ताइवान को अमेरिका बड़ा जेट और मिसाइल देने वाला है और इसकी वजह से चीन खफा है बहुत ज्यादा। हमारे साथ प्रोफेसर दीपक मौजूद है। प्रोफेसर दीपक, मैं आपसे समझना चाहूंगी दरअसल चीन की मंशा क्या है? क्या आप मानते हैं जो अस्थाना जी कह रहे हैं और जो काफी हद तक लोगों का कहना है कि चीन सिर्फ यही करेगा, ये पोस्चरिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, या आपको लगता है कि ऐसा समय है अभी कि चीन कुछ आगे भी बढ़ सकता है? अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं जनरल अस्थाना से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी ताइवान और चीन को काफ़ी समय से देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये सिर्फ पोस्टिंग है चीन की, उसको धमकाने की कोशिश है कि नहीं जो आप अमेरिका के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल ख़राब है। और ख़ास करके जो साई इंग-वेन ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है कि जो 92 कंसेंसस है जो कि वन कंट्री को वन चाइना पॉलिसी को बरकरार रखता है, उससे बिल्कुल अलग साई इंग-वेन की अप्रोच है। और ये अप्रोच जब से वो प्रेसिडेंट बनी है तभी से ही है। और खास करके हमने देखा कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति है उनको उन्होंने बधाई भी दी। ये इसका संकेत था कि जो रिलेशंस है अमेरिका और ताइवान के वो बिल्कुल अलग होने वाले हैं। और जिस तरह से अस्थाना जी ने कहा भी कि जो खास जो उनके बीच में समझौता है, जो ताइवान रिलेशन एक्ट है 1979 का 89 का, वो ताइवान को अमेरिका के साथ बिल्कुल जोड़ देता है सैन्य दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से। इसलिए जब तक ताइवान डिक्लेयर नहीं करता इंडिपेंडेंस, अगर वो डिक्लेयर करता इंडिपेंडेंस तब मुझे शक होगा कि चीन उस पर आक्रमण कर सकता है, भले ही उसमें अमेरिका आ जाए, क्योंकि वो उसकी लास्ट रेड लाइन है। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि जो भी हरकत ताइवान करेगा, चाहे अपने पासपोर्ट बदल ले या फिर चाहे दूसरे रिश्ते दूसरे देशों से बढ़ा ले, यहाँ तक कि भारत से भी अगर बढ़ा ले, तो मुझे नहीं लगता कि चीन उस पर पूरी सैन्य कार्रवाई करेगा। जिस तरह से लड़ाकू विमान उड़ा रहा है वो या फिर धमकी दे रहा है, वो वहां तक मुझे लगता है कि सीमित है। और उसके लिए ताइवान पूरा तैयार है और उसने उनको पछाड़ा है और पछाड़ता रहेगा आगे भी। जी हाँ, और ताइवान भी लगातार संकेत दे रहा है। ताइवान भी, हम जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लगातार ये बड़ी खबर आ रही है कि ताइवान भी जवाब दे रहा है चीन को। तो सिर्फ चीन ही नहीं अपने बॉम्बर उड़ा रहा है, लेकिन ताइवान भी उसी तरह से जवाब दे रहा है चीन को। तो ये पोस्चरिंग दोनों तरफ से जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन सिर्फ इतना ही करेगा और इससे आगे भी क्या बढ़ेगा, या यहीं तक बस अपनी पोस्चरिंग, अपनी नाराजगी, अपने गुस्से को जाहिर करेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से जुड़ी हुई। अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज रोनाल्ड रीगन और हिंद महासागर में पहले से ही तैनात हैं और यूएसएस अमेरिका और वॉशिंगटन में भी पहले से ही तैनात हैं। यूएसएस प्रिंसटन, और किस तरह से साउथ चाइना सी में और हिंद महासागर में भारत और अमेरिका के बीच जो सहयोग है वो लगातार बढ़ता रहा है और चीन के खिलाफ जो तैयारी है वो लगातार बढ़ती रही है। हमारे साथ अभिषेक भी यहाँ पर मौजूद है। अभिषेक, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ताइवान में जो चीन कर रहा है, क्या उसका असर
यहाँ पर जो भारत के साथ बातचीत होगी उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई नरमी आएगी चीन के रुख में या नहीं? देखिए, एक बात समझने वाली है कि चीन की हालत उस योद्धा की तरह हो गई है जो कई फ्रंट पे एक साथ फंस गया है, और रणनीति हमेशा ये कहती है कि ये कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन ने ये गलती कर दी है। जितना लद्दाख में चीन को झेलना पड़ा है, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ताइवान में चीन इस तरह से बुरी तरह से फंसा नहीं होता या साउथ चाइना सी में उसकी ये दुर्गत नहीं होती, तो हो सकता है लद्दाख में अभी तक हम कोई और डेवलपमेंट देखते। लेकिन लद्दाख में चीन आज बुरी तरह से कंटेन हो गया, इसीलिए कंटेन हो गया कि वो कई फ्रंट खोल चुका है, और इसका असर पड़ रहा है चीन के आंतरिक हालातों पर। शी जिनपिंग के खिलाफ वहां पर जो चाइना का जो उनका मिलिट्री कमीशन है, जो उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें बाकायदा विद्रोह के स्वर फूट रहे हैं। वहां इंटरनल विद्रोह की स्थिति है कि शी जिनपिंग ने ऐसे फंसा दिया चाइना को, हर एक फ्रंट फंसा दिया है। तो इसमें दो राय नहीं है कि जिनपिंग भारी दबाव में है, और आप ये मान लीजिए कि मुझे लगता है कि बजाय इसके कि वो युद्ध करने जा रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने घरेलू दर्शकों ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए इस तरह की हरकतें चाइना के जरिए हो रही हैं। सुमेरा। सुरेंद्र कुमार जी, क्या ये बड़ी वजह है? आप मानते हैं कि चीन की तरफ से जो सब कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, जो चीन कर रहा है, वो इसी वजह से है कि शी जिनपिंग को अपने देश में अपना जो ऑडियंस है, जो अपने वोटर हैं, उनको खुश करना है, और वहां वोटर तो खैर नहीं है? जी देखिए, पहली बात तो है कि आपके कई वक्ता लोग जो बोल रहे हैं कि चीन कठिनाई में है, ठीक कठिनाई में है। आप अपनी तरफ से देखिए, सच बोलिए। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में क्या कहा? कोई कितनी कठिनाइयां हैं हिंदुस्तान को, कोई भी 1 इंच किसी भी जगह में चीन आपको कोई सहूलत देने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट गिविंग इन एनी इंच एनीवेयर। आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ से हटिए। इक्वल आपके 3 Ds हैं, डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, डिंडक्शन। आपका मिडिल ग्राउंड में यू साइमल्टेनियस विड्रॉल का आपने 15 या 18 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, 5-5 किलोमीटर आप दोनों तरफ वापस जाएंगे तो उनके पास तब भी जो 12-13 किलोमीटर अंदर है, इसमें क्या सलामी स्लाइसिंग वाली टैक्टिक उनकी जो चल रही है। चीन के साथ हमारे बॉर्डर में बहुत ही कठिन जटिल समस्या है, इसका समाधान कोई नहीं आ रहा। ये सोचना ताइवान पे से हो जाएगा, वो सोचना बड़ा जो है बचकाना लगता है मुझे। आप ये मान के चलिए, चीन ने अभी किसी भी फ्रंट में कोई भी नरमी नहीं दिखाई है। हाँ, हमारी फौज ने हाइट्स में ऑक्यूपाई कर लिया, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और कोई किसी तरह का नरमी नहीं दिखा रहे। हो सकता है मौसम बदले, ठंडक आएगी, बर्फ पड़ने लगेगी, उससे उनके काफी इवैक्यूएशन हो रहे, बाकी कुछ नहीं दिखा रहे हो। मैं नहीं समझता कि हमको ये जो है केवल ख्याली पुलाव बनाने चाहिए कि ताइवान में हो रहा है उससे हमको नरमी आ जाएगी, चीन ये कर देगा वो कर नहीं। चीन इज स्टैंडिंग फर्म। कर्नल आरएसएन सिंह की मैं चाहूंगी इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया सर, उसके बाद एक बड़ी खबर हमारे पास पाकिस्तान से आ रही है जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं। कर्नल आरएसएन सिंह, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। चीन के रुख में कोई नरमी नहीं आई है, और क्या नहीं पहले तो मैं दुनिया ये जितने लोग हम 1 मिनट मैं जितने पहली बात की है, जितने लोग हमारे बड़े आदरणीय लोग टेलीविजन पे आते हैं, मुझे उनसे गुजारिश है कि ये इंडो चाइना बॉर्डर कहना बंद कर दें, उसको इंडो टिबेट बॉर्डर बोलें, क्योंकि ये नैरेटिव में, मानसिकता में बहुत फ़र्क आ जाती है। और अगर आप इंडो टिबेट बॉर्डर नहीं बोल सकते तो फिर आईटीबीपी को आप डिसबैन कर दीजिए, फिर आप इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस क्यों करते हैं? आपने तो कभी चीन के बारे में दुनिया को बताया ही नहीं कि वो वही सोवियत मॉडल है। जो चाइनीज मॉडल है, सोवियत मॉडल में क्या फर्क है? वो आपको तो जब सोवियत यूनियन जब था तो मैं भी उस समय मैं सरकारी उसमें था, कितने लोग जानते थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आज आप मेंटली आप कॉन्शियस नहीं है कि तिब्बत, मंचूरिया, मंगोलिया। तो कृपया करके मेरे से आप लोग से गुजारिश है कि इसको इंडो तिब्बत बॉर्डर बोला करे, इसको इंडो तिब्बत भाई भाई बोलना चाहिए था, इंडो चीनी भाई भाई नहीं बोलना चाहिए था। आप अपना ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कर्नल आरएसएन सिंह। नैरेटिव हम चीन का क्यों आगे बढ़ाएं? हमें भारत की तरफ से जो पक्ष है, जो हमारा नैरेटिव है और जो सही नैरेटिव है, उसे सामने रखना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। ये बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, उसका एक और उदाहरण सामने आया है। पाकिस्तान में कैसे एक जो लड़की है उसको अगवा किया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को फिर जुल्म हुआ है। गुरुद्वारा पंजा साहिब के ग्रंथी की बेटी को अगवा कर लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। गुरुद्वारा पंजा साहिब के ग्रंथी की बेटी को अगवा किया गया है और लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया है। 10 दिन पहले 2 मुस्लिम युवकों ने इस लड़की को अगवा किया था जो ग्रंथी की बेटी है, और
सिख संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग की है। इस टाइम गुरुद्वारा साहिब विच ही बैठा हाँ, शहीदी स्थान ते। सत्संग जी कई दिनों तो मैं बहुत दुखी हाँ, बड़ा परेशान हाँ। मेरी बेटी का धर्म इस टाइम खतरे विच है। कृपा करके एक बाप दी पुकार, एक बाप दी आवाज़, एक बाप दा दर्द आप जी फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। कृपा करके मेरे लिए, मेरी बच्ची दी धर्म दी रख्या लई जिन्हां ज़ालमां दे शिकंजे पिछे हो इस टाइम वध तो वध श्री चौपाई साहिब दा पाठ, सुखमनी साहिब दा पाठ, नाम सिमरन, दुखभंजनी साहिब दे पाठ, जो आप जी तो इस बुरे वक्त विच मेरा साथ दो। और एक और बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। जो एनआईए ने छापेमारी की है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और ये बड़ी खबर है। कैसे जो एनआईए ने छापेमारी की है और अलकायदा आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके तार कश्मीर से जुड़े हुए थे और प्लानिंग थी कश्मीर में हथियार मुहैया कराने की। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। एनआईए ने छापेमारी की है पश्चिम बंगाल में, केरल में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये जो अलकायदा के आतंकी हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जानकारी मिल रही है, एनआईए की तरफ से जानकारी ये दी जा रही है कि ये कश्मीर में हथियार सप्लाई करना चाहते थे और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में भी थे। तो ये बड़ी जानकारी है। कश्मीर तक इन अलकायदा के आतंकियों के तार जुड़े हुए थे, हथियार सप्लाई करना था कश्मीर में बड़ा प्लान और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। ये जानकारी भी मिल रही है। ये बड़ी खबर है क्योंकि आज ही एनआईए ने लगभग 11 से 12 जगहों पर छापेमारी की, 9 लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं जो इस पूरी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जितेंद्र, ये बड़ी जानकारी है क्योंकि अभी तक हम ये मान रहे थे, जो जानकारी सुबह निकलकर सामने आ रही थी जब छापेमारी चल रही थी, कि दिल्ली और बड़े शहर और बड़े प्रतिष्ठान इनके निशाने पर थे। लेकिन ये साजिश तो कहीं और आगे तक जाती दिखाई दे रही है। यानी कश्मीर में आतंक फैलाने का प्लान था, हथियार सप्लाई करने का प्लान था। जी बिल्कुल सुमायरा, देखिए 3 बड़े खुलासे हुए तफ्तीश के दौरान। सबसे पहला खुलासा ये होगा, ये जो पूरा मॉड्यूल था दरअसल ये पाकिस्तान बेस्ड अलकायदा मॉड्यूल था और इसके जो तार थे वो सीधे तौर पर आईएसआई से जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे इनपुट मिले हैं जांच एजेंसी को कि जो पूरा जो मॉड्यूल था इसको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो सक्रिय किए हुए था वो आईएसआई था। अब किसके संपर्क में थे ये पूरा मॉड्यूल, उस बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरा पता ये चला है कि मुर्शीद नाम का जो शख्स पकड़ा गया है वेस्ट बंगाल से, वो ही दरअसल इस पूरे के पूरे मॉड्यूल का सरगना था और उसी के इशारों पर ये बाकी जो 8 लोग थे वो पूरे तरीके से काम कर रहे थे। अबू सुफियान जो है उसके घर से बड़ी मात्रा में कुछ बम मिले हैं, इसके अलावा कुछ बैटरीज मिली हैं, स्विच मिले हैं और आईडीज मिले हैं। इसके अलावा लिटरेचर बरामद हुए हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी लिटरेचर बरामद हुए हैं जिनके जरिए बम बनाया जा सकता है। तो ये वो तमाम खुलासे हैं जो अभी एनआईए ने किए हैं। इसके अलावा एनआईए का ये भी कहना है कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं इन सभी को जल्द ही वेस्ट बंगाल और केरला की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनको कम से कम 10 दिन की रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद इनके जो बाकी साथी हैं जो कि अभी भी हिंदुस्तान में अपने पैर जमाए हुए हैं, उन सबकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। जी हाँ, अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, ये जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एनआईए ने छापेमारी की है, यानी पाकिस्तान की जो साजिशें हैं, पाकिस्तान क्योंकि कश्मीर में घुसपैठ नहीं करा पा रहा है, तो ये नया तरीका और नया मॉड्यूल पाकिस्तान की तरफ से क्या तलाशा गया है ताकि कश्मीर में वो किसी तरह से अशांति कर सके? बिल्कुल, देखिए कई तरह के फ्रंट लगातार खोले जा रहे हैं। हम बार बार जब भी कोई बात कहते हैं सुमेरा, तो हम एक बार एलएसी की हालातों का जिक्र जरूर करते हैं। एलएसी में अभी ये भी बात सामने आई है कि जिस तरह से चीन की अब यहाँ पर एलएसी में आगे बढ़ने के विकल्प खत्म हो गए हैं, तो चीन की ओर से भी एलओसी यानी कि पाकिस्तान में वहाँ पर कितनी बातें सामने आई कि वहाँ पर जो अपराधी हैं, जो आतंकी है, उन सबसे घुसपैठ कराई जा रही है। पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट खोल रहा है नेपाल बॉर्डर देश के अंदर, कश्मीर के अंदर। तो अब पूरी कोशिश इस बात की है कि एलएसी पर जो चीजें लॉक हो चुकी हैं, और लॉक का मतलब समझिए 300 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर भारत और चीन की फौजें इस समय हैं, जबकि ठंड गहराती जा रही है और अब चीन के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है कि 2 कदम और आगे बढ़ दे। तो अब दूसरा तरीका यही है कि अस्थिरता फैलाने के लिए फ्रंट खोलना और उसके लिए एलओसी को, कश्मीर को, इन सबको जरिया बना करके पहले जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करना। सुमेरा जी हाँ, और ये बड़ी कोशिश जो थी, ये जो अलकायदा का मॉड्यूल था, ये दरअसल पाकिस्तान मॉड्यूल था
और उन्हीं की साजिश को नाकाम किया गया है। अलकायदा का ये पाकिस्तान मॉड्यूल था जिसको लेकर एनआईए ने छापेमारी की है। इससे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जितेंद्र हमें लगातार तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब सुरेंद्र जी, पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार ये कोशिश है कि अस्थिरता पैदा की जाए कश्मीर में, क्योंकि 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान में लगातार कश्मीर को लेकर जो हम शोर सुन रहे हैं, उसमें उनके ऊपर बड़ी चुनौती है पाकिस्तानी सरकार के सामने, आईएसआई के सामने, कि वो कुछ करें बड़ा। और इसी की कड़ी क्या इससे जुड़ रही है जो ये मॉड्यूल था जिसे एनआईए ने बस्ट किया है? देखिए, पाकिस्तान तो झुंझलाए हुए हैं। आप देखें, उनके इमरान खान सारे विश्व में जा जाकर के कह रहे हैं इसको इंटरनेशनलाइज किया कश्मीर इशू को। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उठाने की बहुत कोशिश की, चीन ने भी उनको हेल्प की, पर हो नहीं पाया। हमें कोई सरप्राइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें और भी उकसाएंगे, और भी तकलीफें बढ़ाएंगे, और भी इंटरफेरेंस करेंगे। तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। पाकिस्तान की जो भी रवैया है, कभी पता है नहीं बदलेगा, कोई आसान नहीं का रवैया बदलेगा। और देखिए, अब आप इमरान खान कर्नल आरएसएन सिंह, लेकिन कर्नल आरएसएन सिंह, क्या आप मानते हैं बड़ी सफलता है ये, क्योंकि ये मॉड्यूल बन रहा था और उसके बाद, बहुत संक्षेप में सर क्योंकि समय खत्म हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इस पर, इस बड़ी कामयाबी पर जो एनआईए को मिली है? ये बिल्कुल ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद इत्यादि जो हैं, जब से उन पर हीट पड़ा, इंटरनेशनल हीट, तो आप देखेंगे कि ISIS, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे ग्लोबल जिहादी, ये भी अभी उन्हीं से लिवरेज हो रहे हैं, ISI से। उनका जो फुटप्रिंट्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आप जैश ए मोहम्मद वगैरह ज़्यादा नहीं सुनेंगे, लश्कर तोयबा, आप अलकायदा और इन्हीं का वो सुनेंगे। तो ये एनआईए साहब, मैं आपको बता दूं कि एनआईए और हमारी जो इंटेलिजेंसीज की ये कामयाबी है कि पता नहीं अगर ये लोग होते, 95% से ज़्यादा जो इनके मंसूबे होते हैं उसको बस्ट कर दिया जाता है। तो बहुत काउंटर टेररिज्म में हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत वर्चस्व, और हम अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से हमें करते रहना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर टेररिज्म में आपको हर समय जो दुश्मन है उससे आगे बढ़कर सोचना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,